अभी ये जो अभी हमने रूट्स ऑफ एंट्री देखी है, तो ये रूट्स ऑफ एंट्री जब होती है और उसका जो पर्टिकुलर टाइम रहता है जिसको हम कहेंगे एक्सपोजर। तो ये एक्सपोजर के अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे यहाँ पे अभी एक्सपोजर है परमिसिबल एंड थ्रेशोल्ड लिमिट्स ऑफ एक्सपोजर एंड डोसेस। तो इसमें नॉर्मली हम फोकस करते हैं कि जो भी स्टैंडर्ड्स है या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करने के लिए आपको परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट्स मालूम होनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट है यहाँ पे PEL, यानी कि यहाँ पे अभी ओशा के गाइडलाइंस कुछ अलग परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट दे सकते हैं, या फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के गाइडलाइंस कुछ अलग दे सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स अलग दे सकते हैं, या फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी दे सकते हैं। लेकिन उसके मीनिंग्स आपको मालूम होने चाहिए यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे मैंने बताया है जहां बात कर रहे हैं हम सी, स्टेल और TW, यानी कि जो सीलिंग लिमिट है। ये सीलिंग लिमिट क्या होता है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो मस्ट नॉट एक्सीड एट एनी पार्ट ऑफ द थ्रू आउट डे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, जिसको क्रॉस ही नहीं करना चाहिए, ऐसा जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उसको हम कहेंगे सीलिंग लिमिट। सेकेंड है शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट, यानी कि स्टेल। तो ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है 15 मिनट के लिए, तो ये शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट है, यानी कि जो एक्सपोजर टाइम है ये 15 मिनट के लिए। अगर ये 15 मिनट के रिस्पेक्टिव जो भी लिमिट आता है उसको हम कहेंगे स्टेल। अगर ये एक्सपोजर 8 घंटे के लिए है तो उसको हम कहेंगे TWA, यानी कि टाइम वेटेड एवरेज। तो ये एवरेज कॉन्सेंट्रेशन है फॉर 8 आवर्स, ये एवरेज कॉन्सेंट्रेशन है फॉर 15 मिनट्स, और ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है जिससे ज्यादा एक्सीड होना ही नहीं चाहिए। तो ये अलग अलग फॉर्म्स में आपके रूल्स एंड रेगुलेशन या स्टैंडर्ड्स में बता सकते हैं। इसको हम कहेंगे सीलिंग लिमिट्स, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट, टाइम वेटेड एवरेज एज अ परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट। उसके अलावा है थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यूज। तो ये US एक्सपोजर लिमिट के हिसाब से है, और अमेरिकन सिस्टम जैसे हमने कहा था कि इंडस्ट्रियल हाइजीन जो है वो डेफिनेशंस और कंसेप्ट्स और उसके जो अपडेट्स है वो ACGIH के अंडर आते हैं। तो इसी के रिलेटेड यहाँ पे उन्होंने बताया है TLV स्टेल, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू स्टेल, या फिर TLV TW है। ये जो अलग अलग टाइम्स के लिए रहता है, जैसे यहाँ पे कुछ TLV TW उन्होंने बताया 30 मिनट्स के लिए, और ये जो ड्यूरिंग अ वर्क डे बताया, और इसी मिनट्स के लिए अगर चेंज किया जाता है तो उसमें भी अलग अलग एक्सपोजर लिमिट आ सकते हैं। तो ये अमेरिकन सिस्टम्स में अलग अलग एक्सपोजर लिमिट्स है, और ये नॉर्मली हर साल उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं। अभी जैसे हमने बात की थी फैक्ट्री एक्ट, तो फैक्ट्री एक्ट में अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू अगर देखेंगे तो सेक्शन 41F में सेकंड शेड्यूल में ये डिटेल में बताया गया, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। TLV TW थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू टाइम वेटेड एवरेज। तो टाइम वेटेड एवरेज आपका जो है अगर आप डेली बेसिस पे देखते हैं तो वर्किंग डे के लिए 8 आवर्स है। अगर आप वीक के बारे में सोचते होंगे तो ये नॉर्मली 5 डेज वीक होता है, तो उस हिसाब से 40 आवर्स पर वीक। तो मैक्सिमम ये TLV TW वैल्यूज सेकंड शेड्यूल में दी गई है, जो हम कहेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। उसके अलावा जो हमने बात की थी स्टेल की, जो 15 मिनट्स के लिए क्राइटेरिया है, तो ये है TLV स्टेल। यहाँ पे इरिटेशन या क्रोनिक या इरिवर्सिबल टिश्यूज चेंज या नार्कोसिस ऐसे कुछ बातें हो सकती है। तो ये अलग अलग भी आप TLV स्टेल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 15 मिनट्स के लिए है, कुछ जगह 30 मिनट्स के लिए होता है, और कुछ जगह 60 मिनट्स के लिए भी हो सकता है। तो उसका ये एग्जाम्पल है, जैसे अमोनिया का जो लिमिट है TLV स्टेल की वैल्यू जो है 25 ppm है, और 35 ppm यहाँ पे हो सकती है, और जो क्लोरीन है वो 1 to 3 ppm हो सकती है। तो ये रेंज है। अगर अमोनिया का एक्सपोजर है यहाँ पे तो ये 25 to 35 ppm है, और क्लोरीन के लिए 1 to 3 ppm। इसका मीनिंग क्या है कि अगर यहाँ पे एनवायरमेंट में क्लोरीन होता है तो ये 1 पार्ट पर मिलियन, यानी कि 10⁶ पार्ट्स ऑफ एयर। तो एयर अगर 10⁶ पार्ट्स है तो उसमें
एक भी पार्ट अगर क्लोरीन का होता है तो वो आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम कर सकता है। अगर ये 3 ppm होता है तो ये गारंटीड आपको प्रॉब्लम करने ही वाला है। तो इस हिसाब से अमोनिया का भी है 25 और 35। तो इस हिसाब से आप अलग अलग केमिकल्स के जो थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यूज है वो आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा है REL यानी कि रिकमेंडेड एक्सपोजर लिमिट्स। तो इसमें ये नियोश के हिसाब से REL हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे 10 आवर का क्राइटेरिया दिया है, जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है वर्क डे में, और 40 आवर्स का पर वीक दिया। तो 8 आवर्स की जगह यहाँ पे अगर आप 10 आवर्स लेते हैं तो नियोश के गाइडलाइंस से इसको हम रिकमेंडेड एक्सपोजर लिमिट्स कहते हैं। क्योंकि अगर 8 घंटे का एक्सटेंशन हो जाता है तो 10 घंटे 12 घंटे आप काम करते हैं, 10 घंटे के हिसाब से इन्होंने गाइडलाइन दी है। तो ये टेक्निकली फिजिबल है। तो यहाँ पे एनिमल्स और ह्यूमन पे भी ये स्टडीज कर चुके हैं, और यहाँ पे उस हिसाब से उन्होंने अलग अलग सेलिंग लिमिट, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट, टाइम वेटेड एवरेज, ये अलग अलग बातें कही। ये न्यूयॉर्क के गाइडलाइंस के हिसाब से REL है। उसके अलावा है WEL यानी कि वर्क प्लेस एनवायरमेंट एक्सपोजर लिमिट, यानी कि आपका जो वर्क प्लेस है वहां पे जो एनवायरमेंट है उसका एक्सपोजर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमने पहले पढ़ा था TWA या फिर स्टेल वैल्यू, ये इंडिविजुअल या पर्सनल लेवल का एक्सपोजर पढ़ा था। अब ये वर्क प्लेस जो आपका है उस हिसाब से उसका एक्सपोजर देखना है। तो यहाँ पे अलग अलग जो AIHA के वॉलंटियर्स है उन्होंने ये डेवलप किया है, जो वेंटिलेशन पे या इंडस्ट्रियल हाइजीन पे मेजरली काम करते हैं। तो उसके एडवाइजरी लिमिट्स अलग है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है, लेकिन ये भी लिमिट्स आप यूज कर सकते हैं, और ये केमिकल्स के बारे में आपको टॉक्सिसिटी जानना जरूरी है। उसके अलावा जो है कंपनी डेवलप्ड लिमिट्स, जो अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज या US बेस्ड, UK बेस्ड, जर्मनी बेस्ड कंपनीज रहते हैं, तो उनके खुद के भी अलग कुछ लिमिट्स हो सकते हैं। तो ये भी एक टाइप ऑफ एक्सपोजर है। तो उसके अलावा जो है कुछ साइंटिस्ट भी यहाँ पे कुछ लिमिट्स डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखेंगे, जैसे एनिलीन का एग्जांपल है, तो इंडिया में ये 2 ppm का थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू है। अगर स्वीडन में देखेंगे तो यहाँ पे 1 ppm है। बेंजीन का 10 ppm इंडिया में थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू है, यहाँ पे स्वीडन में 5 ppm है। ऑयल मिस्ट 5 mg पर मीटर क्यूब है, और यहाँ पे 3 mg पर मीटर क्यूब है। ट्राइक्लोरो इथिलीन 50 ppm है, ये 20 ppm है। विनिल क्लोराइड 5 ppm है, यहाँ पे स्वीडन में 1 ppm है। तो ये कंट्री टू कंट्री भी चेंज होगा, क्योंकि उसके गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स भी अलग हो सकते हैं। तो नॉर्मली जिस कंट्रीज के स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स रहेंगे उसको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा है IDLH वैल्यू। तो IDLH क्या होता है? इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ। तो ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो इमीडिएटली उस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से आपके हेल्थ को प्रॉब्लम कर सकते हैं। ये बहुत डेंजरस केमिकल्स हो सकते हैं, और मैक्सिमम टाइम इसका 30 मिनट्स तक आप देख सकते हैं। तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन आपके हेल्थ को इश्यू कर रहा है, और वो 30 मिनट्स के अंदर अगर उसका कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो वैल्यू IDLH वैल्यू रहेगी। तो ये नियोश और ओशा ने ये रिकमेंड किया है IDLH वैल्यू देना। उसके अलावा जो है टेंटेटिव बायोलॉजिकल एक्सपोजर लिमिट्स और हेल्थ बेस्ड लिमिट्स। तो हमने पहले ही देखा है कि जो भी आपके हजार्ड से हेल्थ हजार्ड है उसके लिए प्री मेडिकल या एम्प्लॉयमेंट थ्रू मेडिकल एग्जामिनेशन या पोस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, या फिर कुछ स्टैंडर्ड्स ने या कुछ कमिटीज ने भी ये बताया जाता है कि ये कुछ आपको करना है टेस्टिंग। जैसे कि यहाँ पे WHO ने भी कुछ गाइडलाइंस दी है। तो ये जो आपके कुछ टेस्ट है, जैसे इनहेलेशंस के थ्रू हो सकते हैं, बॉडी पार्ट्स में एंट्री आपके केमिकल्स की, या इंजेक्शन थ्रू, स्किन थ्रू, तो ये सभी टेस्टिंग आपको करना है। तो अगर बायोलॉजिकल कुछ हजार्ड से या बैक्टीरिया से, वायरस से, तो उसका एक्सपोजर लिमिट कितना है मैक्सिमम, आपकी बॉडी मैक्सिमम कितना रजिस्ट कर सकती है, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको टेंटेटिव बायोलॉजिकल एक्सपोजर लिमिट्स आपको देख लेना चाहिए। और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। मेल फीमेल के बेसिस पे भी हो सकता है, और जो भी वेट है वो वेट के बेसिस पे भी हो सकता है। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स की वजह से ये वैरी होगा, लेकिन बहुत सारे इसके जो बायोलॉजिकल हजार्ड्स है उसके बेसिस पे बायोलॉजिकल एक्सपोजर लिमिट्स डिसाइड होंगे। उसके अलावा है
LD एंड LC, लिथाल डोज एंड लिथाल कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे इसके पहले मैंने एग्जांपल दिया था LD50 का, तो ये वही एग्जांपल है। नॉर्मली अगर आपका केमिकल हजार्ड्स की टॉक्सिसिटी जाननी हो तो टॉक्सिसिटी क्राइटेरिया के लिए तो ये आपको LD50 या LD या LC वैल्यू यहाँ पे दी रहती है। तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑलरेडी फाइंड आउट किया जाता है, रैट्स या रैबिट्स पे एक्सपेरिमेंट होता है और उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि इसकी वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पे अगर हमने बताया है कि LD50 वैल्यू एक केमिकल की कुछ है, तो इसका मतलब क्या है, लिथाल मीन्स डेथ, यानी कि इतना अगर आप डोज देते हैं, जितने भी आप ppm या mg पर मीटर क्यूब में बात करते हैं, तो उतने डोज की वजह से यहाँ पे 50% चांसेस है डेथ होने की। तो ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो चुका है रैट्स और रैबिट्स पे, तो वो भी उन्होंने ब्रैकेट में दिया रहता है कि रैट्स या रैबिट्स पे एक्सपेरिमेंट किया है हमने, और उसकी बेसिस पे ये लिथाल डोज यहाँ पे है। तो उससे बहुत कम डोज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर कुछ LD100 भी अगर वहां पे बताया गया डोज, इसका क्या मतलब है कि ये अगर डोज लेते हैं तो यहाँ पे 100% चांसेस है आपके डेथ होने की। ठीक है, तो ये डोसेस के बारे में यहाँ पे LD0 भी वैल्यू है, LD लो भी वैल्यू है, या फिर 10 भी वैल्यू है, 50 वैल्यू है, 100 वैल्यू है, ये सब परसेंटेज डिफाइन करता है। और ये सभी टेस्टिंग्स ऑलरेडी एनिमल्स पे हो चुकी है। उसके अलावा जो LC है, ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की वजह से यहाँ पे LC टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो ये नॉर्मली अगर एयर गैसेस या वेपर फॉर्म में रहेगा तो उसको हम LC वैल्यू कहते हैं, और ये सॉलिड्स या सेमी सॉलिड्स की या लिक्विड्स के बारे में रहेगा तो इसको नॉर्मली हम LD वैल्यू कहते हैं। तो ये LD और LC वैल्यू टॉक्सिसिटी डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। अभी ये जो हमने वैल्यूज अलग अलग बताई, इसमें कुछ एग्जांपल है। जैसे कुछ एग्जांपल्स के बेसिस पे आपको ये ppm बेसिस पे हो सकता है उसका यूनिट, या फिर mg पर मीटर क्यूब भी हो सकता है। तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ये एक्चुअली LD50 LC वैल्यू क्या है। उसी की जगह यहाँ पे शायद TCl, TD, TDL या TDL ऐसे कुछ सिंबल्स भी हो सकते हैं जो भी डिफाइन करते हैं टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन। तो कुछ कंट्रीज में अलग अलग यहाँ पे सिंबल्स यूज कर सकते हैं। नॉर्मली अभी हम यहाँ पे LC50 वैल्यू या LD50 वैल्यू देखते हैं। तो ये टाइप ऑफ एक्सपोजर है जो हमने बात की थी अभी, टॉक्सिसिटी कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये टॉक्सिसिटी प्रॉपर्टी केमिकल की जो डिफाइन हो चुकी है अभी, एक्सट्रीमली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक और टॉक्सिक कैटेगरी में। तो जैसे अभी यहाँ पे हमने रूट्स ऑफ एंट्री भी पढ़ा था, ओरल थ्रू यानी कि माउथ थ्रू, या फिर डर्मल थ्रू यानी कि स्किन थ्रू, या फिर इनहेलेशन थ्रू यानी कि नोज या रेस्पिरेशन थ्रू। तो ये जो है अगर LD50 mg पर kg में अगर आप देखते हैं तो ये लेस देन 5 अगर डोज होता है तो ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक कैटेगरी है। यानी अगर 1 kg आपका वेट है तो 1 kg वेट के पर्सन को या एनिमल को अगर 5 मिलीग्राम से भी कम डोज होता है फिर भी उसके 50% डेथ होने के चांसेस अगर वो खाता है तो। जैसे अगर रैट किलिंग आपको मेडिसिन मालूम है, या फिर कुछ इंसेक्टिसाइड्स भी मालूम है, कुछ पेस्टिसाइड्स मालूम है, तो ये टॉक्सिसिटी का यूज करके वहां पे ये मेडिसिन या पेस्टिसाइड्स बनते हैं या इंसेक्टिसाइड्स बनते हैं। उसी हिसाब से अगर ये डर्मल थ्रू होगा तो ये 40 mg पर kg है, अगर ये इनहेलेशन थ्रू होगा तो सिर्फ 0.5 भी यहाँ पे अगर इनहेल किया जाता है उस हिसाब से mg पर लीटर में, तो भी ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक कैटेगरी आता है। उसी हिसाब से हाईली टॉक्सिक कैटेगरी है, और यहाँ पे टॉक्सिक या नॉर्मल कैटेगरीज भी है। तो ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे दिखता है कि अगर मैंने ये 200 मिलीग्राम पर kg भी अगर खा लिया तो भी ये टॉक्सिक कैटेगरी है, लेकिन 50% चांसेस उसके डेथ के। लेकिन अगर कोई केमिकल ये बताता है कि उसकी LD50 वैल्यू 5 है, इसका मतलब है कि अगर मैंने 5 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से मैंने ये गलती से खा लिया तो यहाँ पे डेथ होने के चांसेस 50% है। तो यहाँ पे वेट के बेसिस पे ये डिसाइड होता है। अगर आपका वेट 100 kg है तो ये 100 kg के लिए इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि ये जो 5 mg है
इंटू 100, तो ये 500 मिलीग्राम पर 100 kg। तो 500 मिलीग्राम अगर वो सब्सटेंस या केमिकल आप खा जाते हैं गलती से और आपका वेट 100 kg है, तो यहाँ पे 50% डेथ होने के चांसेस। तो ये इंटरप्रिटेशन या मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए ये वैल्यूज के हिसाब से। अभी ये जो केमिकल्स है, जैसे यहाँ पे कैल्शियम साइनाइड है, क्लोरीन है, अमोनिया या डाइथिल ईथर, ये कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पे ये TDL या LD50 ओवरऑल रैट वैल्यू, यानी कि ये जो रैट से उस पे एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ये यहाँ पे ऐसा लिखा रहता है। यहाँ पे एक कैट पे एक्सपेरिमेंट किया गया है या फिर ह्यूमन पे भी एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो ये अलग अलग ऐसे एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं, उस हिसाब से भी उसकी अलग अलग वैल्यूज भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी ये जो डोसेस बॉडी में जाते हैं वो इंजेक्शन थ्रू या ओरल थ्रू या रेस्पिरेशन थ्रू, तो ये रिस्पॉन्स उसका कैसे होता है। जैसे अगर आपको किसी को स्नेक ने बाइट कर लिया, तो स्नेक बाइट करता है यानी कि पॉइजन वो बॉडी में आपके डालता है, यानी कि ब्लड के साथ रिएक्ट होता है और वो ओवरऑल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसका रिस्पॉन्स कैसे होता है, तो ये डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप रहता है। तो ये डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप स्पेशली टॉक्सिक केमिकल जो रहते हैं और जो एनिमल्स पे जो एनालिसिस होता है या एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बेसिस पे ये डेथ डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप जो है वो आप स्टडी कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो फिगर है या डायग्राम है, ग्राफ है, इसके बेसिस पे भी आप ये जनरली देख सकते हैं कि ये एक्चुअली कंसेप्ट क्या है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि ये LD5 वैल्यू है, ये LD50 वैल्यू है और ये LD100 वैल्यू है। LD5 का मीनिंग क्या है, लिथाल डोज 5% चांसेस ऑफ फैटेलिटी, लिथाल डोज 50% चांसेस ऑफ फैटेलिटी, लिथाल डोज 100% चांसेस ऑफ फैटेलिटी। तो आपका डोज कितना है या फिर कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो पर्टिकुलर लिथाल इफेक्ट के लिए, तो यहाँ पे ये पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन है तो ये वैल्यू बताता है ये ग्राफ से कि यहाँ पे 5% डेथ होने के चांसेस है। अगर यहाँ पे ये कुछ कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो ये 50% चांसेस है और यहाँ पे 100% चांसेस है ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो इसीलिए आपका रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिएक्शन से भी कुछ सिम्टम्स की वजह से भी आपको पता चल जाता है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन कितना हायर है और उस हिसाब से आपको इमरजेंसी सिचुएशन और रिस्पॉन्स देना चाहिए। यानी कि अगर फर्स्ट एड वहां पे कंपलसरी है तो फर्स्ट एड देना पड़ेगा, या फिर आपको एम्बुलेंस बुलाना है तो वो पहले काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास डॉक्टर्स अवेलेबल है तो वो डॉक्टर्स को पहले कॉल करना पड़ेगा। तो ये भी वैल्यूज और उस हिसाब से जो रिएक्शंस है, रिस्पॉन्स है, रिएक्शंस या सिम्टम्स है, वो भी आपको विजुअलाइज होने चाहिए और उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है एक्शन। तो ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के लिए अलग अलग कुछ कैलकुलेशंस भी है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में, और कुछ जगह आप एक्सेल फाइल यूज कर सकते हैं, कुछ जगह आपको डायरेक्ट ऑटोमेटिक जो डिस्प्ले है, डिजिटल डिस्प्ले, उसके बेसिस पे भी आपको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर केमिकल जो टॉक्सिक केमिकल्स यूज होता है तो इसका रूट्स ऑफ एंट्री क्या पॉसिबल है और कितने कॉन्सेंट्रेशन पे उसके लिथाल डोसेस के यानी कि डेथ के चांसेस क्या है। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसका जो इंटरेक्शन है टॉक्सिकेंट और बॉडी का, तो ये बॉडी के ऊपर भी डिपेंड होता है क्योंकि आपका ओवरऑल बॉडी का मैकेनिज्म क्या है उसके बेसिस पे भी रिएक्शन होता है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि 2 वर्कर वहां पे है, वहां पे टॉक्सिक केमिकल्स लीक हो चुका है या रिलीज हो चुका है, एक केमिकल को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है और दूसरे पर्सन को शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो पर्सन टू पर्सन भी वैरी करेगा क्योंकि आपका वेट भी वैरी होता है कि अगर एक 100 kg वाला पर्सन है और एक 70 kg वाला पर्सन है तो ऑब्वियसली 100 kg वाले पर्सन को थोड़ा सा कम इफेक्ट होगा और 70 kg पर्सन वाले को थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट होगा। तो इस हिसाब से भी ये होता है। उसके अलावा जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं वो केमिकल्स के और आपने बहुत ज्यादा इनहेल कर लिया तो उसकी वजह से भी फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपके बॉडी में, या फिर जो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है, उसके बेसिस पे भी ये ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो जाता है। जैसे अगर आपने खाना खाया होगा तो उस हिसाब से डाइजेशन सिस्टम उस हिसाब से फास्ट होगी, या आप कहीं से चल के आते होंगे तो वो वॉकिंग रेट की वजह से आपका जो मेटाबॉलिक मैकेनिज्म है वो भी चेंज होगा। तो पर्सन टू पर्सन और एक्टिविटीज के बेसिस पे ये
उसका इफेक्ट अलग अलग हो सकता है। उस हिसाब से ये बायोकेमिकल एक्शंस आपको स्टडी करना है। तो इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो गैसेस लीक होने की वजह से या लिक्विड्स वेपर्स में कन्वर्ट होने की वजह से आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे अटैक होता है, या फिर आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पे अटैक हो सकता है, या फिर एब्जॉर्ब हो सकता है, और जिसकी वजह से अगर आपके जो रेसिडेंस टाइम क्या है उस केमिकल्स का और उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बेसिस पे आपको टेस्ट थ्रू ही पता चलेगा कि आपके ब्लड में ये कितना कॉन्सेंट्रेशन में आया है, या फिर आपके यूरिन में कितना कॉन्सेंट्रेशन में आया है, या फिर आपके स्टूल में कितना कॉन्सेंट्रेशन से आए हैं, और इसके बेसिस पे वो ट्रीटमेंट डिसाइड होगी। तो ये ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए आपको टेस्टिंग करने पड़ेंगे, और टेस्टिंग के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि कितने कॉन्सेंट्रेशन से वो पर्टिकुलर केमिकल, वो चाहे गैसेस फॉर्म में या वेपर्स फॉर्म में, आपके बॉडी में किस किस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। उसके अलावा ये स्पेसिफिक केस है जिसको हमने बताया था एपिडर्मिस, यानी कि स्किन थ्रू जो नॉर्मली होता है, तो इसको कंट्रोल करना जरा डिफिकल्ट है, इसीलिए आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करना ही बेटर वे है, या फिर इसको आप आइसोलेट करके हाई वेंटिलेशन के जहाँ पे एयर डायरेक्शन चेक करके भी आपको यूज करना चाहिए, और आपका स्किन कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए। यही इसका मेन सोल्यूशन है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये ब्लड में रिएक्ट होके आपका जो बॉडी है उसके बॉडी पे कहीं ना कहीं पार्ट पे, जैसे किडनी पे या लीवर पे या कहीं पर भी आप पे अटैक हो सकता है। वो प्रॉपर्टीज है केमिकल्स की, उस हिसाब से वो अटैक हो सकता है। तो यहाँ पे ये रिकॉग्निशन है, रिकॉग्निशन एंड इवैल्यूएशन है जो हेल्थ हजार्ड्स है। जैसे यहाँ पे हमने बात कही थी कि यहाँ पे अलग पॉइंट्स है जो आपको पहले केमिकल रिकॉग्नाइज करना है, फिर उसका इवैल्यूएशन करना है, एनालिसिस करना है, और फिर उसका कंट्रोलिंग मेथड स्टडी करना है। तो केमिकल हजार्ड रहो या कोई भी हजार्ड रहो, जैसे हमने फिजिकल हजार्ड्स के बारे में कहा है, बायो हजार्ड्स के बारे में कहा है, हजार्ड आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर उसका एनालिसिस करना है, इवैल्यूएशन करना है, और फिर उसका कंट्रोलिंग टेक्निक आपको डिसाइड करना है। और यही सबसे मेन काम इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट का रहता है, क्योंकि उसका स्पेशलाइजेशन, उसका एक्सपर्टाइज, उसका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन जो रहेगा वो इसी रिलेटेड रहता है। इसीलिए इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा जो सेफ्टी ऑफिसर है, या जो फिजिशियन है, या हेल्थ रिलेटेड जो डॉक्टर्स है, या जो टीम है, उनका भी इतना ही काम है कि आपको ये ओवरऑल हजार्ड अपनी इंडस्ट्रीज में क्या क्या है, कौन से टाइप के, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको इवेल्युएट करो, और फिर इसको कंट्रोल करो। तो इसके लिए आपको अलग अलग जो पॉइंट्स है या मेथड से वो अडॉप्ट करनी चाहिए, और उसके बेसिस पे आपको ये स्टडी करना चाहिए। जैसे अभी हमने केमिकल्स के बारे में, एमएसडीएस के बारे में कहा था, या फिर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, पैरामीटर्स कंट्रोल करने के लिए अलग अलग चीजें कही गई थी। तो ये सभी चीजें यहाँ पे काम में आने वाली, ये सभी नॉलेज यहाँ पे काम में आ सकता है, और उसके बाद में ही आपको ये ओवरऑल हजार्ड जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सभी बातें यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स में दिए जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। जैसे अभी अलग जो हजार्ड है उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो आपके पर्सनल बेसिस पे आपका रेजिस्टेंस क्या है, आपकी एफिनिटी कितनी है, या फिर आपकी ह्यूमन ऑर्गेन में उसका सोलिबिलिटी कितना है, सेंसिटिविटी कितना है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है या क्वांटिटी कितना है, इसके बेसिस पे भी अलग अलग हेल्थ इफेक्ट्स आपके ऊपर हो सकते हैं। तो ये टॉक्सिक कैटेगरीज क्या है और उसके डिटेल्स जो एमएसडीएस में दिए रहते हैं, कि अगर ये पर्टिकुलर कैटेगरी का केमिकल है तो उसको अगर कंट्रोल करना है तो आपको फर्स्ट एड क्या देना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए, और उसको कंट्रोल कैसे करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बहुत सारे डिटेल्स मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट में दिए रहते हैं। तो आपको एमएसडीएस स्टडी करना बहुत जरूरी है। और ये इवैल्यूएशन टेक्निक में हमने जो अलग अलग पैरामीटर्स देखे थे, जैसे कि नॉइज है, लाइट है, टेम्परेचर है, वेंटिलेशन है, हीट स्ट्रेस है, ये भी आपको इवैल्यूएट करना है, और फिर उसके बेसिस पे आपको लैबोरेटरी में एनालिसिस करना है, और उसके बेसिस पे आपको कॉन्सेंट्रेशन फाइनलाइज करना है, और फिर आपको जजमेंट लेना है कि आपको ये जो भी हजार्ड से इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस है, जैसे मैंने बताया कि ACGIH रूल्स भी है, कुछ ओशा के गाइडलाइंस है, कुछ लोकल गाइडलाइंस भी होते हैं, और इंटरनेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे आप ये वर्कआउट कर सकते हैं। आपको यही क्राइटेरिया देखना है कि जो स्ट्रिंजेंट नॉर्म रहेंगे वो स्ट्रिंजेंट नॉर्म आप फॉलो करना चाहिए। ठीक है,
तो इसमें एक लीगल रेफरेंस है जो है सेक्शन 45 रूल 76, जो महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963 का है, जो फैक्ट्री एक्ट के अंडर आता है। तो वहां पे उन्होंने एम्बुलेंस रूम की, फर्स्ट एड बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट बताई है। उसके अलावा प्लांट मेडिकल ऑफिसर बताया जिसकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, ये रूल नंबर 73V और 73W में भी बताया गया है। और इसके कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज भी बताए, जैसे मोर देन 200 वर्कर अगर एम्प्लॉय होते हैं तो मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए। उसके अलावा जो हजार्डस केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं, हजार्डस प्रोसेस डिफाइन किया है सेक्शन 2CB में, इसका भी आपको रेफरेंस लेना चाहिए। तो लीगल कंप्लायंस भी आपको कंप्लीट करना है और हजार्ड्स भी आपको कंट्रोल करना है। उसके अलावा लीगल में PPE के बारे में रिक्वायरमेंट दी है, या फिर नोटिफाइबल डिसीजेस जो हमने बताए थे फैक्ट्री एक्ट के शेड्यूल में बताया है, शेड्यूल 3 में और सेक्शन 89 के रेफरेंस में। तो इसमें भी डिसीजेस जो होते हैं उसका भी रूट कॉज एनालिसिस ये केमिकल्स। और उसके अलावा आप सेंट्रल लेवल के गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ के डिपार्टमेंट के बारे में गाइडलाइंस आप फॉलो कर सकते हैं, DG फासली के यानी कि डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं, न्यूऑज के गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, और इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी सेंटर्स जो अहमदाबाद का है वो टॉक्सिकोलॉजी के या टॉक्सिक केमिकल्स के बारे में सबसे ज्यादा स्टडी करता है, R&D करता है, तो उसके भी गाइडलाइंस आपको फॉलो कर सकते हैं। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ अगर आप इंडिया में देखेंगे तो ये बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं टॉक्सिसिटी और हेल्थ हजार्ड्स के बारे में। उसके अलावा है MOEF यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, स्टेट लेवल के हिसाब से अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। और फैक्ट्री लेवल पे अगर आप देखेंगे तो कुछ मेडिकल सर्वाइलेंस जो फैक्ट्रीज में होते हैं, ESI हॉस्पिटल्स भी होते हैं, उसके रिलेटेड भी आपको जानकारी लेनी चाहिए। तो ये था ओवरऑल बेसिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल हाइजीन। थैंक यू वेरी मच।